हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम साइंस क्लास नंबर 177 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज लेक्चर 3 पहुंच चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोग 4 जो बैरियर्स थे इनेट इम्यूनिटी की वो हमने कंप्लीट कर लिए थे और इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। अब हम लोग आज यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। देखो, डिस्कशन शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स है मेरे पास जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक है इम्यूनोफिजियोलॉजी और एक है इम्यूनोपैथोलॉजी। एक बार को इम्यूनो वर्ड नहीं देखते, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी ये 2 वर्ड देखते हैं। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं हम? जब नॉर्मल बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। और अगर यही फंक्शनिंग के अंदर कुछ डिरेंजमेंट्स या एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो उसे हम कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ डिजीज। जब भी कोई डिसऑर्डर या डिजीज होती है तो उसे हम कहते हैं पैथोलॉजी और नॉर्मल फंक्शनिंग को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो उसी तरह से इम्यूनोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आपके इम्यून सिस्टम का नॉर्मल स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग की स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोफिजियोलॉजी। जबकि इम्यूनोपैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिरेंजमेंट्स इन इम्यून सिस्टम, यानी अगर आपके इम्यून सिस्टम में किसी तरह की कुछ गड़बड़ियां है तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोपैथोलॉजी। इसके बाद 2 और वर्ड्स जो आपने बहुत बार सुने होंगे, एक एंटीजन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AG से, और एक सुना होगा आपने एंटीबॉडी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AB से। इनका मतलब सुनिएगा। देखो, एंटीजन मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, एंटीजन्स मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं और जब ये आपके टिश्यू में एंटर करते हैं तब इनके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। यानी बेसिकली एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद में आपकी बॉडी से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन चालू करवाता है, तो उसे हम कहते हैं एंटीजन। और एंटीजन्स मोस्टली प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी की मैं बात करूं तो एंटीबॉडी हमेशा प्रोटीन होती है। डिफरेंस देखना, एंटीजन मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोटीन है लेकिन एंटीबॉडी हमेशा प्रोटीन रहती है। और प्रोटीन में भी जो कौन सा क्लास है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंटीबॉडीज वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि एंटीजन के स्टिमुलेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब एंटीजन कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कोई भी पैथोजन जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो वो पैथोजन आपके लिए एंटीजन का काम करता है। तो उस एंटीजन के अगेंस्ट अब आपकी बॉडी जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। कुछ इस तरह का आप समझ लो, जैसे समझो ये एक सिंगल बैक्टीरियल सेल मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है और इस सेल के ऊपर बहुत सारे अलग अलग एंटीजन्स प्रेजेंट है और इन एंटीजन्स के अगेंस्ट अलग अलग एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ देखिए आप, ये जो हमने अलग अलग एंटीबॉडीज़ शो की है यहाँ पे, ये सभी एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया एक वायरस पे एक सिंगल एंटीजन है, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेप्टन। हेप्टन का मतलब क्या होता है? देखो, बेसिकली हेप्टन एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है। हेप्टन एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है जो एंटीजन की तरह काम नहीं करता। यानी अगर मैं केवल हेप्टन को आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करूंगा या आपके टिश्यूज में इंट्रोड्यूस करूंगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन यही हेप्टन अगर किसी कैरियर प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाए तब ये एंटीबॉडी स्टिमुलेशन कर सकता है, तब ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर सकता है। पिक्चर के थ्रू समझते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हेप्टन मॉलिक्यूल्स है। जब ये हेप्टन मॉलिक्यूल खुद से कभी भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये हेप्टन मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन हो जाते हैं कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ में तब ये एक कंप्लीट एंटीजन का फॉर्मेशन करते हैं और अब इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंटीजन और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। यानी हेप्टन नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है जो एक प्रोटीन सब्सटेंस के साथ मिलकर कंप्लीट एंटीजन का फॉर्मेशन करता है। अब बात करेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। जैसा हमने देखा था, इम्यूनिटी 2 टाइप का हमने डिस्कस किया था हमारे पिछले वीडियोस में, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो हमारे पास बचपन से मौजूद है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम ही एक्वायर्ड रखा है। एक्वायर्ड करना मतलब कि एक्वायर करना मतलब कि हासिल करना, यानी एक ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे पास बर्थ के टाइम नहीं मौजूद थी, हमने उसको बाद में हासिल किया है। कब? जब हमारे अंदर किसी तरह का फॉरेन पैथोजन या पैथोजन बॉडी में एंटर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्वायर्ड इम्यूनिटी केवल और केवल वर्टिब्रेट्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने को नहीं मिलती। जैसा हमने अभी देखा था कि बर्थ के टाइम से प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप किसी पैथोजन को एक्सपोज होती है आपकी बॉडी, तो आपकी बॉडी जो इम्यून प्रोडक्ट्स बनाती है वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कुछ टाइम लगता है एक्टिवेट होने को। जैसे मैं इनेट इम्यूनिटी की बात करूँ, आपका स्किन, लाइसोजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फीवर, ये हमेशा से पहले से ही तैयार रहते हैं।
ऐसा नहीं है कि स्किन का एक्टिवेशन विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है कि म्यूकस का एक्टिवेशन टेक टाइम या सीलिया का एक्टिवेशन विल टेक टाइम। तो इनेट इम्यूनिटी हमेशा तैयार रहती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को किसी पैथोजन की एंट्री होने के बाद में कुछ टाइम लगता है एक्टिवेट होने में। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यूनिक फीचर्स है जिनके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला फीचर है स्पेसिफिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक, यानी कोई अगर पर्टिकुलर एंटीजन है तो उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी वो भी स्पेसिफिक होगी। उस एंटीजन के अगेंस्ट वही एंटीबॉडी काम करेगी, दूसरी एंटीबॉडी काम नहीं करती। लेकिन इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक होती है। हमारा स्किन केवल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम लिप्री या साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट काम नहीं करता, वो जनरलाइज्ड सभी बैक्टीरिया, सभी वायरस के अगेंस्ट काम करता है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के एंटीजन के अगेंस्ट काम कर रहा है तो वो केवल उसी के अगेंस्ट काम करेगा। दैट्स व्हाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, पर इनेट इम्यूनिटी कभी भी स्पेसिफिक नहीं होती। इसलिए इनेट इम्यूनिटी को आप नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। तो जैसा हमने देखा, हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। फिर आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं, मतलब क्या रेंज है नंबर ऑफ पैथोजेंस का जिनको एक्वायर्ड इम्यूनिटी आइडेंटिफाई करती है। तो डाइवर्सिटी बहुत हाई है हमारे लिए, ये बहुत सारे अलग अलग एंटीजन्स को आराम से पहचान सकती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंटीजन एंड फॉरेन एंटीजन्स। देखो सबसे पहली बात तो कुछ एंटीजन्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है। तो जो एंटीजेंस आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं सेल्फ एंटीजन। सेल्फ मतलब खुद के, यानी आपकी बॉडी के खुद के एंटीजेंस है और ये आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं है, इनका पर्टिकुलर फंक्शन है आपकी बॉडी के अगेंस्ट। अब अगर आपकी बॉडी के ही एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना देगी तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे, जिससे कि आपकी बॉडी में रिएक्शंस डेवलप होगी। इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ये यूनिक फीचर होता है कि उसे पता है कौन अपना है और कौन पराया, यानी कौन सा एंटीजन सेल्फ एंटीजन है और कौन सा एंटीजन फॉरेन एंटीजन या फिर नॉन सेल्फ एंटीजन होता है। अब अपनी बॉडी में कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूँ तो आपके आरबीसी के मेम्ब्रेन पे होता है आरएच एंटीजन, जो जिसकी वजह से आप या तो आरएच पॉजिटिव होते हो या फिर आरएच नेगेटिव होते हो। उसके अलावा एंटीजन ए और एंटीजन बी जो आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है। उसके अलावा HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके सेल्फ एंटीजन रहते हैं। तो आपकी बॉडी आपके ही सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना सकती। ये एक पिक्चर से मैं क्लियर कर सकता हूँ आपको ये चीज़। देखो ये समझो ये एक सेल्फ एंटीजन आपकी बॉडी का है, तो उसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम या जो इम्यून सेल्स है वो रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करते, वो दोनों साथ में खुश है। लेकिन जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है। तो इसलिए कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पता है कि कौन सेल्फ एंटीजन है और कौन नॉन सेल्फ एंटीजन है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि HLA क्या होता है, तो HLA के ऊपर हम लोग का एक कंप्लीट वीडियो डिस्कशन है, वो ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है। ये क्लास नीट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब एक टर्म आएगा आपके सामने ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। नाम क्या है? ऑटो इम्यून, यानी आपकी इम्यून सिस्टम अगर खुद से ही कोई डिजीज प्रोड्यूस कर दे तो उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और जनरली ये तभी होता है जब आप ही की एंटीबॉडीज आप ही के सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट काम करने लगे, तब जो डिजीज डेवलप होती है उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्योंकि हमें पता है जनरली ऐसा नहीं होता, बट अगर किसी डीरेंजमेंट की वजह से ऐसा हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब आप शायद समझे होंगे कि इम्यूनोपैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो यूनिक फीचर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, वो है मेमोरी। मेमोरी मतलब याददाश्त। इसको मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखो समझो आपके साथ क्या हुआ, आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसने आपको पैसे के मामले में बहुत लुभावने ऑफर्स दिए कि आप मुझे इतना पैसा दो, मैं इतना कर दूंगा, 2 गुना कर दूंगा, 3 गुना कर दूंगा, ठीक है। और आपने उस इंसान पे भरोसा कर लिया। आप उस इंसान को जानते नहीं थे, आपने उस पर भरोसा कर लिए। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और वो आपके पैसे को लूटता जा रहा है और आपको समझ में नहीं आया। 20-25 दिन बाद में आपको समझ में आया, तब तक आप बहुत लेट हो चुके थे, आपका अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। हाँ, अब आप उस इंसान के अगेंस्ट एक्शन तो ले लिए, आप उस इंसान के अगेंस्ट एक्शन तो ले लिए, उसे भगा दिया, बट लेकिन तब तक आपका काफ़ी लॉस हो चुका था। अब अगर यही पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यही इंसान 6 महीने बाद आपके पास अगर वापस आए तो आप 2 दिन में ही उसे पहचान लोगे और 2 दिन में ही उसको घर से बाहर
निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में उस पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट क्या थी, मेमोरी थी, आप उसको पहचानते थे। तो कुछ इसी तरह से हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी काम करता है। जैसे समझो एक फॉरेन एजेंट है, ये फॉरेन एजेंट जब पहली बार आपकी बॉडी में आएगा तब आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, उसके अगेंस्ट उसे हम कहेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वो पहली बार आपके साथ एनकाउंटर हुआ है आपके इम्यून सिस्टम के साथ में, तो ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा उसकी इंटेंसिटी बहुत वीक रहेगी, माइल्ड रिस्पॉन्स रहेगा और स्लो रिस्पॉन्स रहेगा। आपकी बॉडी को टाइम लगेगा उसके खिलाफ एक्शन लेने में, और जो एक्शन लिया जाएगा वो भी माइल्ड एक्शन होगा। लेकिन अब आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन को या पर्टिकुलर पैथोजन को पहचान चुकी है, उसको मेमोराइज कर चुकी है। अब बिकॉज उसको मेमोराइज कर चुकी है तो जब भी सेकंड एनकाउंटर, थर्ड एनकाउंटर, फोर्थ एनकाउंटर, फिफ्थ एनकाउंटर होगा तब जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। मैं एक ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैं एक वर्ड बता दूँ, एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स वर्ड यूज़ करते हैं हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। एनएमनेस्टिक का मतलब होता है एक रिमेंबर्ड रिस्पॉन्स, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो याद किया गया और बहुत हाई इंटेंसिटी का था, उसे हम कहते हैं एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स। एक ग्राफ के जरिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। देखो इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन, आपके ब्लड में कितना एंटीबॉडी का अमाउंट प्रेजेंट है, और एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ टाइम। शुरुआत करता हूँ, ध्यान से समझना है इस ग्राफ को। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। टाइम जीरो पर आपका इनिशियल एक्सपोजर हुआ। एक्सपोजर मतलब पहली बार वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ। अब आपकी बॉडी में वो एंटर हुआ, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही, क्योंकि प्राइमरी में अपने को टाइम लगेगा उस एंटीजन या पैथोजन को पूरी तरीके से पहचानने में। और कुछ टाइम बाद में जब हमें वो पहचान में आएगा, हम उसे प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करेंगे, तब आपकी बॉडी उसके खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है जिसे हम कह रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स। अब इस इम्यून रिस्पॉन्स पे आप देख लो, यहाँ पर इस इम्यून रिस्पॉन्स में हमने एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया। कितनी एंटीबॉडीज़ बनाई, यहाँ वाई एक्सिस पे देख लो, इतनी अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ का हमने प्रोडक्शन किया। और कुछ टाइम बाद में वापस ये इम्यून रिस्पॉन्स कम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे वापस एंटीजन और पैथोजन बॉडी से कम होता जाएगा आपका इम्यून रिस्पॉन्स वापस कम होता जाएगा। जो ज़रूरी भी है, आपका इम्यून सिस्टम कुछ इसी तरह से काम करता है। जब आपकी बॉडी में एंटीजन या पैथोजन प्रेजेंट है तो आपका इम्यून सिस्टम का जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे आपकी बॉडी में उस पैथोजन को या एंटीजन को एलिमिनेट किया जाएगा तो वापस आपका इम्यून सिस्टम का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब अपने को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ टाइम बाद में वो सेम पैथोजन या एंटीजन वापस आया, यानी जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी एक्सपोजर, यानी एक बार और एक्सपोजर हुआ आपकी बॉडी में। अब आप देखो, जब ये सेकेंडरी एक्सपोजर हुआ तब आपकी बॉडी ने सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, और अब आप यहाँ पर एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन देखो वाई एक्सिस पे, यानी ये कुछ यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये इतना ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये यहाँ पर जो मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी देखो, और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी देखो, और इनमें डिफरेंस देखो। इसलिए हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज हाइटन्ड। हाइटन्ड मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और एक गौर करने की बात और है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ टाइम जो लिया गया वो देखो। आप देखो कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में पीक आने में इतना टाइम लगा था, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में पीक पकड़ता है। मतलब कितना जल्दी इसका कर्व ऊपर पीक पे गया है, जबकि इसके कर्व को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में मेन डिफरेंस यही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम आपका फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी को हमेशा याद कर लेगा, और जब भी उसका नेक्स्ट एनकाउंटर होगा तो वो उसके खिलाफ एक बहुत हाई रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। और यही बेसिस है, यही प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन के पीछे। जो हम लोग वैक्सीन्स लगाते हैं, जो टीके लगाते हैं बच्चों को, उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने क्या किया, मैंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया है जो टीबी प्रोड्यूस करता है। मैंने उस बैक्टीरिया को लिया और उस बैक्टीरिया की
पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी मतलब होता है डिजीज कॉज करने का पोटेंशियल, यानी डिजीज कॉज करने का कैपेसिटी। मैंने उसकी डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने उस बैक्टीरिया को क्या कर दिया, इनएक्टिव। और इनएक्टिव करने के बाद में मैंने उस बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में एंटर करवा दिया। अब वो बैक्टीरिया, उसके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे और बिकॉज वो इनएक्टिव है या फिर मैंने उसका जो पैथोजेनिसिटी है बहुत कम कर दिया, तो वो आपकी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन आपकी बॉडी में उस बैक्टीरिया के एंटीजेंस एंटर कर गए और वो एंटीजन आपकी बॉडी में पहली बार आए, यानी ये कैसा एनकाउंटर है, प्राइमरी एनकाउंटर है। इसके अगेंस्ट एक बॉडी आपका रेस्पॉन्स लेगी जिसको हम कहेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। चाहे वो एंटीजन आपकी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बट वो फॉरेन एंटीजन है, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी। अब ये एंटीबॉडीज मेमोराइज हो जाएंगी आपकी बॉडी में, और जब आपकी बॉडी में एक्चुअल में कभी टीबी का बैक्टीरिया आएगा तब उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी पहले से तैयार है। ठीक है, तो अब जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो होगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ज़्यादा होगा और वो ट्यूबरकुलोसिस को आपकी बॉडी में इतनी आसानी से एस्टेब्लिश होने नहीं देगा। तो कुछ इस तरह से वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल चलता है। वैक्सीनेशन पे पूरा हमारा वीडियो है जिसमें हमने बहुत अच्छे से और वैक्सीनेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया आपके लिए, तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा वैक्सीनेशन का वो वीडियो। तो आई होप आपको वैक्सीनेशन वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब अगर हम देखें कि सर ऐसा ये साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि सर आपने तो कह दिया कि सर याद कर लिया कि ये वही एंटीजन है, पर ये याद होता कैसे? तो साइंटिफिक रीज़न जो है उसके पीछे का साइंस क्या है वो ध्यान से सुनो। आपकी बॉडी में पहली बार कोई फॉरेन एजेंट का एनकाउंटर हुआ, तब आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में, उस एंटीजन को प्रोसेस करने में, और कुछ टाइम बाद में आपकी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर पैथोजन या एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्पेसिफिक, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक इम्यून सेल्स और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चाहे टाइम लगेगा लेकिन वो फॉर्मेशन होगा ज़रूर। और उसके बाद में आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आता है जो कि स्लो होगा और माइल्ड होगा, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार हो गई। अब जब सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होगा, सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन में तो उसके बाद का जब इन्फेक्शन होगा सेम फॉरेन एजेंट के साथ में, तब आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ और वो सारे के सारे स्पेसिफिक इम्यून सेल्स पहले से तैयार है। प्राइमरी एनकाउंटर में वो सारे पहले से तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार वो सारे के सारे पहले से ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो जब वो पहले से ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में। तो कुछ इस तरह से कंसेप्ट चलता है मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग CMI और AMI का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल एक बार मैं डिफरेंस ले लेता हूँ प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्स हमेशा फर्स्ट एनकाउंटर के बाद होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स उसके बाद वाले यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ एनकाउंटर में रहता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स धीरे धीरे चालू होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत फटाफट होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स का जो इंटेंसिटी है माइल्ड है, यानी कि लो इंटेंसिटी है एंटीजन के अगेंस्ट, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स देता है एंटीजन के अगेंस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेडिकल एग्जाम्स में पूछी जाती है कि कौन सी एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स इनमें रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इस चीज़ को मैं आपको एक और ग्राफ से समझाऊंगा। यहाँ देखो आप, सेम वही चीज़ है, ब्लड में एंटीबॉडी का लेवल लिया वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे लिया मैंने एंटीजन का, टाइम लिया मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर। सबसे पहले मैंने एंटीजन एक्स का एक्सपोजर किया पहली बार। तो जब मैंने पहली बार ये किया यहाँ पर, तो ये मेरे पास देखो अब यहाँ पर दो पीक है, एक है IgG का और एक है IgM का। जो डार्क ब्राउन वाला है वो IgM है। फर्स्ट एक्सपोजर के बाद में आप IgM का ग्राफ देखो, ये IgM का ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर बढ़ा, फिर ये वापस नीचे आया रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होने के बाद में। और जब IgM का रिस्पॉन्स अच्छा खासा पीक पे चला गया, यानी इस लेवल पे देखो, और पीक पे जाने के बाद जब ये नीचे आ रहा है तब IgG का रिस्पॉन्स ऊपर की तरफ गया है और उसके बाद में वो नीचे आया है। यानी केवल इस पिक्चर को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स रहता है, उस प्राइमरी रिस्पॉन्स में मेन कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन काम करता है, IgM। मैंने लिखा है प्रीडोमिनेंटली का मतलब है कि मेन, हालांकि
प्रेजेंट दोनों है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल आईजीएम वो काम कर रहा है, प्रेजेंट दोनों है, लेकिन डोमिनेंस किसका है? आईजीएम का। अब सेकेंडरी रेस्पॉन्स का ग्राफ देखो, सेकेंडरी रेस्पॉन्स में अगर मैं आईजीएम का ग्राफ को कंपेयर करूं तो आईजीएम उतना ही रेस्पॉन्स दे रहा है जितना उसने प्राइमरी एक्सपोजर में दिया था। आप ये कंपेयर कर लो, यहाँ पर ये देखो एक बार, यहाँ देखो आईजीएम का ग्राफ देखना, आईजीएम का ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स का पीक है और ये प्राइमरी रेस्पॉन्स का पीक है, दोनों का सेम पीक आ रहा है आईजीएम का। लेकिन आईजीजी की मैं बात करूँ तो जो मेन डिफरेंस आया है वो आया है आईजीजी के पीक में। तो ये ग्राफ इस चीज़ को प्रूव करता है कि सेकेंडरी रेस्पॉन्स में प्रीडोमिनेंस रोल किसका है? आईजीजी का, और प्राइमरी रेस्पॉन्स में मेन रोल किसका है? आईजीएम का। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ सेल्स इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर कौन कौन से सेल्स रोल प्ले करते हैं। देखो मेन 2 सेल्स हैं हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो पूरा गेम खेलेंगे, एक है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और एक है लिम्फोसाइट्स। इसको मैं कुछ इस तरह से समझाता हूँ आपको। देखो अब सीन ये हो गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे, एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे मतलब जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, जैसे मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के एक एग्जांपल है। वो क्या करते हैं, जब भी किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उस पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और उन एंटीजन को लेकर जाएंगे और प्रेजेंट करेंगे उनको लिम्फोसाइट्स के सामने। ये वो वाली बात हो गई कि पुलिस ने चोर को पकड़ा और फिर उस चोर को लेके गए कोर्ट के अंदर। सिमिलरली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को पकड़ रहा है, प्रोसेस कर रहा है और उसको प्रेजेंट कर रहा है ले जाकर कोर्ट के अंदर यानी लिम्फोसाइट्स के सामने। अब सजा कौन देगा? उनको लिम्फोसाइट्स यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स खुद से एंटीजन्स या पैथोजेंस के अगेंस्ट काम नहीं करते, वो सिर्फ उनको लेकर जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं लिम्फोसाइट्स में और उन पे एक्शन कौन लेता है? लिम्फोसाइट्स। तो एपीसी बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को। सबसे पहले एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं उन एंटीजन्स को लिम्फोसाइट के सामने। अब मैक्रोफेजेस का एग्जांपल हो गया। अब सारा गेम आता है लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स या थाइमोसाइट्स। ऐसा नाम क्यों है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और सेकंड है बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स। ठीक है, अब मैंने टी लिम्फोसाइट्स का एक नाम क्या लिखा मैंने, नया नाम जो यूज़ किया है मैंने वो यूज़ किया थाइमोसाइट। थाइमो से वर्ड आता है थाइमस। क्या वर्ड आ रहा है? थाइमस, यानी थाइमस के सेल। ऐसा इसलिए हमने बोला बिकॉज देखो चाहे टी सेल्स हो या बी सेल्स हो, है दोनों के दोनों क्या? लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर। केवल डब्ल्यूबीसी नहीं, सारे के सारे ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बोन मैरो में बनेगा। लिम्फोसाइट भी क्या है? डब्ल्यूबीसी, तो वो भी कहाँ बनेगा? बोन मैरो में। तो चाहे टी लिम्फोसाइट की बात करो या बी लिम्फोसाइट की बात करो, दोनों कहाँ प्रोड्यूस होंगे? बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनने के बाद में जाते हैं थाइमस में और थाइमस में जाके उनका मैच्योरेशन होता है, यानी बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे बोन मैरो में लेकिन मैच्योर होते हैं थाइमस में जाकर। जबकि बी लिम्फोसाइट्स बनते भी बोन मैरो में हैं और मैच्योर भी होते हैं बोन मैरो के अंदर। अगर आपके ब्लड के अंदर अगर मैं लिम्फोसाइट्स का कॉम्पोजिशन देखूं तो आपके 75 to 80% ऑफ लिम्फोसाइट्स जो हैं वो टी सेल्स हैं और 10 to 15% लिम्फोसाइट्स कौन से हैं? बी सेल्स। अब आप इन दोनों का अगर सम करोगे तो ये आएगा करीब 85 to 95%। कितना आ रहा है? 85 to 95%। तो टोटली अगर 85 to 95% आ रहा है मतलब कि 5 to 15% लिम्फोसाइट्स कहाँ गए? समझ में आ रही चीज़? टी लिम्फोसाइट्स समझो 80%, मैं हायर वैल्यू ले लेता हूँ। बी लिम्फोसाइट समझो 15%, तो दोनों कितने हो गए? 95%, यानी 5% लिम्फोसाइट्स कहाँ गए? तो अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको मुझे बताना कि वो बाकी के 5% लिम्फोसाइट्स कौन से हैं जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको इसका आंसर ज़रूर आता होगा। तो कमेंट सेक्शन में आइए और इस चीज़ को डिस्कस कीजिए। अब याद कैसे करना है? टी लिम्फोसाइट बनेंगे दोनों बोन मैरो में, तो टी से थाइमस, बी से
बोन मैरो, यानी मैच्योरेशन का साइट याद कर लो कि टी तो थाइमस में मैच्योर होगा और बी बोन मैरो में मैच्योर होगा। बट ये याद करने का तरीका, ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं। देखो टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो थाइमस में मैच्योर होता है, इसलिए हमने इनका नाम रखा थाइमोसाइट। बट बी लिम्फोसाइट का लॉजिक थोड़ा दूसरा है, उनको बी लिम्फोसाइट इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। क्यों कहते हैं मैं नेक्स्ट थोड़े टाइम में इसको डिस्कस करूंगा। यहाँ पर पहले मैं एक बार इन दोनों में डिफरेंस देख लेता हूँ। सबसे मेन डिफरेंस, टी लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेंगे, जबकि बी लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसका प्रोडक्शन करते हैं। वर्ड सुन लो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी एक ऐसी इम्यूनिटी जिनका मीडियम है सेल्स, यानी कुछ सेल्स की हेल्प से होने वाली इम्यूनिटी कहलाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। AMI का मतलब हो गया एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी एक ऐसी इम्यूनिटी जिनमें मेन रोल किसका है, एंटीबॉडीज का। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, जबकि टी सेल्स एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करते। ध्यान रखना है, टी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते, एंटीबॉडीज केवल बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनकी इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और हम लोग इनको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि ये जो वर्ड है ह्यूमर, ये याद रखना क्योंकि नेक्स्ट कुछ लेक्चर में ये वर्ड वापस रिपीट होगा। तो ह्यूमर का मतलब क्या था, फ्लूइड। ह्यूमर का मतलब क्या था, फ्लूइड। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये इम्यूनिटी आपको आपके ब्लड की वजह से मिलती है। क्यों, क्योंकि सारी एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज सारी प्रेजेंट होती है आपके ब्लड के अंदर, इसलिए हम इसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। बाकी डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट टाइप्स देखता हूँ मैं टी सेल्स के, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स, इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में है। और बी सेल्स के टाइप्स में प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल चलते हैं बी और टी सेल्स को ऐसा क्यों कहते हैं। टी सेल्स को क्यों कहते हैं हमने डिस्कस किया, क्योंकि टी सेल्स हमारे थाइमस में मैच्योर होते हैं, इसलिए ऐसा इनको हम लोग कहते हैं। ना वेयर इज थाइमस, आपको पता होगा थाइमस आपके दो लंग्स के बीच में ट्रैकिया के सामने और स्टर्नम के जस्ट पीछे एक छोटा सा ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। तो ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। अब बात आती है बी सेल्स का। आई एम श्योर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये समझ के बैठे कि बी सेल्स को बी सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो याद करने का तरीका है। बट एग्जैक्ट अगर मैं फैक्ट चेक करूं तो फैक्ट ये कहता है कि बी सेल्स को इसलिए बी सेल्स बोलते हैं क्योंकि इनकी सबसे पहली डिस्कवरी हुई थी बर्ड्स के अंदर। एक पर्टिकुलर छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। क्या कहते हैं, बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, जो केवल बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। बर्सा ऑफ फेब्रिशियस कुछ यहाँ प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये एलिमेंट्री कैनाल शो कर रखी है हमने बर्ड की, जो व्हाइट आपको दिख रही होगी कंप्लीट। तो इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। तो इसी बर्सा के बी से हमने वर्ड लिया था बी लिम्फोसाइट्स। बर्सा ऑफ फेब्रिशियस बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं बर्ड्स के अंदर, तो इसलिए हम इन्हें बी सेल्स कहते हैं। बट याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे नीट में क्वेश्चन आते हैं, हर बार नीट में क्वेश्चन आते हैं और हम हर बार एक क्वेश्चन इसमें गलत करके आते हैं, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेनली दो टाइप की, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। बहुत आसान है। एक्टिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी जिसमें आपकी बॉडी का एक्टिव रोल हो। पैसिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी जिसमें आपकी बॉडी ने कुछ रोल प्ले नहीं किया। समझ में आ रहा है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, जिसमें आपकी बॉडी खुद से रोल प्ले कर रही है, यानी एक ऐसी इम्यूनिटी जो आपके इम्यून सिस्टम खुद प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी में आपका खुद का इम्यून सिस्टम का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल पैसिव है, बिल्कुल पैसिव है। आप ऐसे समझ लो, पैसिव इम्यूनिटी आपको गिफ्ट मिलती है कहीं और से, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी आप खुद प्रोड्यूस करते हो। एग्जाम्पल देखेंगे, इस चीज़ें समझ में आएगी। टाइप्स देखो, एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल होती है और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो अपने आप आपको नेचर के थ्रू मिलेगी, ठीक है, यानी इसमें आपने कोई आर्टिफिशियल या मैन मेड वर्क नहीं किया। और नेचुरल इम्यूनिटी का सीधा सीधा एग्जांपल है, आपकी बॉडी में जैसे ही कोई एलर्जन, जैसे ही कोई एंटीजन या जैसे कोई पैथोजन एंटर करेगा, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज या स्पेसिफिक टी सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो वो क्या है, वो आपके लिए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। नेचुरली प्रोड्यूस हुआ है, पैथोजन बॉडी में नेचुरली आया, आपकी बॉडी ने नेचुरली उसके अगेंस्ट काम किया और आपकी बॉडी ने काम किया, इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली आपने खुद ने आपकी बॉडी के अंदर एक पैथोजन डाला, अब आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगी।
आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगी, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है। इसलिए एग्जाम्पल तो किसका हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी का। लेकिन वो पैथोजन खुद से नहीं आया, आपने खुद उसे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसे हम नेचुरल नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन। जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था, वैक्सीनेशन में आप क्या करते हो, वैक्सीनेशन में कोई पर्टिकुलर पैथोजन लिया, उसको इनएक्टिव किया या उसको डेड किया और आपने अपनी बॉडी में एंटर करवा दिया। अब उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। अब बिकॉज, ध्यान से सुनना, आपने बाहर से क्या डाला था, एंटीजन या पैथोजन, लेकिन इम्यूनिटी या जो सेल्स का प्रोडक्शन हुआ उन एंटीजेंस के अगेंस्ट, एंटीबॉडीज बनी, वो किसने बनाई, आपकी बॉडी ने खुद बनाई, बॉडी ने खुद बनाई। तो इम्यूनिटी कैसी हो गई, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में नहीं आता। और ये सवाल सबसे ज़्यादा हम नीट में गलत करके आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, वैक्सीनेशन इज ए टाइप ऑफ, और हम आंसर देखे आते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ये सोच के कि हम तो बाहर से उसको डालते हैं। बाहर से आप एंटीबॉडीज नहीं डालते, बाहर से आप डालते हो एंटीजन या पैथोजन। पैसिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी का, इसमें कोई लेना देना नहीं, गिफ्ट मिला है आपको इम्यूनिटी, इसलिए पैसिव इम्यूनिटी। इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल देखेंगे। नेचुरल यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर आपकी बॉडी में एंटर करें तो नेचुरल इम्यूनिटी। और सबसे परफेक्ट एग्जांपल है इसका कोलेस्ट्रम का। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो प्रेगनेंसी, जब जो लैक्टेशन के इनिशियल डेज में जो मिल्क रिलीज होता है मदर से, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। और हमने पढ़ा होगा कि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए प्रेजेंट होता है और ये काफ़ी हेल्दी मिल्क रहता है एक यंग वन के लिए। तो अब कोलेस्ट्रम के अंदर जो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए प्रेजेंट है, वो उस बच्चे के लिए मदर का गिफ्ट है। क्या उस बच्चे की बॉडी ने इसमें कुछ काम किया, काम नहीं किया, और उसको उसकी मदर से नेचुरल प्रोडक्ट्स मिले, इसलिए हम इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल में रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर इसका देखूं तो हमें पता है फीटस को मदर से कुछ एंटीबॉडीज मिलती है और उसका एग्जांपल है आईजीजी। याद रखना, दी ओनली एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा क्रॉस करके एक फीटस तक पहुंच सकती है वो है आईजीजी। और ये भी नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है। कोलेस्ट्रम पे भी नीट पे बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो कोलेस्ट्रम में आईजीए और प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली आईजीजी। अब इस फीटस को मदर से गिफ्ट की फॉर्म में नेचुरल एंटीबॉडीज मिली, इसलिए हमने इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की कैटेगरी में रख दिया। अब मैं आता हूँ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो, एक पेशेंट आता है हमारे पास में, पेशेंट को टेटनस है, आया, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और प्लस उसको हमें फटाफट ठीक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पेशेंट को टेटनस, अब देखो हमें अच्छे से पता है टेटनस का जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी वो काफ़ी स्पेसिफिक है और हमें वो पता है कि वो एंटीबॉडी कौन सी है। तो हमने उस पेशेंट को सीधा उसी एंटीबॉडीज़ को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब हमने क्या इंजेक्ट किया, एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट किए हैं, हमने सीधा एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर दी, यानी इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट्स ही एंटर करवा दिए उसकी बॉडी में। तो क्या उसकी बॉडी ने कुछ रोल प्ले किया इसमें? नहीं प्ले किया, हमने उसको गिफ्ट दिए वो एंटीबॉडीज, इसलिए वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया। अब हमने वो एंटीबॉडीज बना के उसकी बॉडी में डाली है, इसलिए ये आर्टिफिशियल का एग्जांपल होगा। उसका परफेक्ट एग्जांपल है एंटी टेटनस सीरम, ATS बोलते हैं इसको। टेटनस के पेशेंट को ये एंटी टेटनस सीरम चढ़ाया जाता है जिसके अंदर पहले से बनी हुई टेटनस की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। सिमिलरली डिप्थेरिया के अगेंस्ट भी इसी तरह का एक सीरम आता है जिसे हम कहते हैं एंटी डिप्थेरिया सीरम, जो डिप्थेरिया के पेशेंट्स को चढ़ाया जाता है जिसमें डिप्थेरिया की एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई रहती है। तो ये एग्जांपल हो गया आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। एक चीज़ वापस से सुन लो, वैक्सीन के अंदर हम लोग एंटीबॉडी नहीं डालते, हम लोग एंटीजन या एक वीकेंड पैथोजन डालते हैं और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी खुद से एक्टिव होकर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए वैक्सीनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन एंटी टेटनस सीरम और एंटी डिप्थेरिया सीरम जो हम पेशेंट को देते हैं उसके अंदर पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज है, तो वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल होगा। आई होप अब आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट खत्म करते हैं हम लोग, और जाने से पहले फटाफट एक बार एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे को एक वैक्सीन लगाई जा रही है, तो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है वैक्सीन। इस पिक्चर को याद करके आप एक्टिव इम्यूनिटी याद कर लो। और पैसिव इम्यूनिटी में देखो हम लोग एक पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हमने उसकी बॉडी में डाले एंटीबॉडीज और ये एंटीबॉडीज जाकर इसके बॉडी में प्रेजेंट जो पहले से एंटीजन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी
स्लो प्रोसेस है और टाइम लेता है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में है क्या, आपने डायरेक्ट एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर कर दी तो एंटीबॉडीज जाके सीधा एंटीजन पे काम करेगा। एक्टिव इम्यूनिटी में पहले एंटीबॉडी बनेगी उसके बाद काम होगा। उसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी हमें पता है मेमोराइज भी कर लेगी तो ये बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, और मेमोरी का तो कंसेप्ट है ही। उसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है वो एंटीबॉडीज़ भी काफ़ी लंबे टाइम तक काम करती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो आपने बाहर से डाली है वो बहुत कम टाइम के लिए काम करेगी। उसके अलावा मेमोरी प्रोड्यूस होती है, पैसिव इम्यूनिटी मेमोरी प्रोड्यूस नहीं करता, और एक्टिव इम्यूनिटी इम्यूनो डेफिशिएंट पीपल में काम नहीं करती। व्हाट आर इम्यूनो डेफिशिएंट पीपल का मतलब क्या हो गया, ऐसे लोग जिनमें इम्यून प्रोडक्ट्स की डेफिशिएंसी हो, यानी आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। सबसे परफेक्ट एग्जांपल है HIV एड्स, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी इतने अच्छे से काम नहीं करती, तो उसमें केवल एक ही उपाय बचता है, वो है पैसिव इम्यूनिटी का। तो ये था कंप्लीट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का लेक्चर। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी और उसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम पे डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे हमारे इम्यून सिस्टम के वीडियोस। तो आप लोग अच्छे से हार्डली स्मार्टली काम करते रहें, पढ़ते रहें। किसी तरह के डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।